दूसरा देखिएगा, एक कहते हैं कि रावचंद्र सेन थे। रावचंद्र सेन आपके 1571 ईस्वी से लेकर के और आपका 1581 ईस्वी तक, 81 ईस्वी तक, यानी कि लगभग आपके 10 वर्षों तक इसी किले को, सिवाना किले को अपना क्या बनाते हैं, अपना केंद्र बनाते हैं। और केंद्र बना करके जो यानी कौन थे, मुगल थे, उन मुगलों के साथ में क्या करते हैं, संघर्ष करते हैं। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इन दोनों चीजों को आप लोग बहुत अच्छे से याद रखोगे, ठीक है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट एक अगली जो चीज आती है वो ये आता है कि शेर ए राजस्थान यानी कि जयनारायण व्यास थे, उनको इसी किले के अंदर बंदी बनाकर रखा गया, ठीक है। मैंने आपको 4-5 कंसेप्ट बताए, ये वाला एग्जाम में आ गया, ये वाला एग्जाम में आ गया, ये वाला आ गया, ये वाला आ गया और ये वाला, ठीक है। ये 5 कंसेप्ट एग्जाम के अंदर बहुत बार आए, पांचों को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, एक सिवाना किला ये इतिहास के अंदर कितने शाकों के लिए प्रसिद्ध है, तो 2 शाकों के लिए प्रसिद्ध बताया जाता है, जिसके अंदर अपन अलग अलग बात करते हैं कि पहला शाखा कब हुआ। तो पहला शाखा ध्यान रखना, थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा शायद, तो ये 1308 ईस्वी के अंदर हुआ था। अब इसकी देखिएगा, 1308 ईस्वी के अंदर जो सिवाना के अंदर प्रथम शाखा हुआ, उसकी खास बातें क्या क्या है। तो पहला देखिएगा, इस समय जो सिवाना का जो दुर्ग रक्षक था, ठीक है, उसका नाम था सातल देव। क्या नाम था, तो उसका नाम सातल देव था। और इस समय सातल देव के ऊपर अटैक करने वाला था, आक्रमणकारी था, उसका नाम था अलाउद्दीन खिलजी। ओके, अलाउद्दीन खिलजी। अब इस दौरान आपके सातल देव के साथ में जो विश्वासघात करने वाला था, सातल देव के साथ में विश्वासघात करने वाला जो व्यक्ति था, उसका नाम था भावले पंवार। इस भावले पंवार के द्वारा क्या किया गया था, विश्वासघात किया गया, ठीक है। इसी के विश्वासघात के कारण अलाउद्दीन खिलजी था, उसके द्वारा सिवाना किले के ऊपर क्या कर लिया गया था, अधिकार कर लिया गया था। उसके बाद में अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सिवाना किले का जो नाम था, वह नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, तो खेराबाद कर दिया गया। ये 4 चीजें हैं और चारों की चारों आपके सामने लिखी हुई है। दूसरा शाखा देखिए, दूसरे शाखा की आपको 3 ही बातें याद रखनी है। एक तो याद रखना है कि आपका दूसरा शाखा कब हुआ, तो आपका 1582 ईस्वी के अंदर होता है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात, ठीक है, इस दौरान यहाँ का जो दुर्ग रक्षक था उसका नाम था कल्ला राठौर, ठीक है, कल्ला रायमलोथ भी कहते हैं। और इस समय जो आक्रमणकारी था, ये ध्यान रखना आपका कौन था, मोटा राजा उदय सिंह। और मोटा राजा उदय सिंह ने सिवाना के ऊपर जो आक्रमण किया था, वह किसके कहने पर किया था, तो मुगल बादशाह अकबर के कहने पर क्या किया, अटैक किया। ओके, अब ये मोटा राजा उदय सिंह कौन था, तो मोटा राजा उदय सिंह की बात करते हैं तो मोटा राजा उदय सिंह ध्यान रखना जो मालदेव थे, उन मालदेव के क्या माने जाते हैं, उत्तर माने जाते हैं, ठीक है। और आपके 1581-82 के दौरान आपके अकबर थे, उस अकबर के द्वारा मोटा राजा उदय सिंह को मारवाड़ का जो परगना था या मारवाड़ की रियासत थी वो सौंप दी गई थी, ठीक है। तो ये आपका कौन सा किला होता है, सिवाना किला। ओके, अगला देखिएगा, अगला आता है, यहाँ पे कुछ प्रिंट्स हैं, ठीक है। प्रिंट्स की बात करते हैं तो एक प्रिंट आपकी अजरक प्रिंट है और एक प्रिंट आपकी कौन सी है, मलिर प्रिंट है। दोनों ही बहुत मस्त है, ठीक है, दोनों ही बहुत दफा एग्जाम के अंदर पूछी गई है, तो दोनों को बहुत अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। देखिएगा, पूछता केवल इतना है कि आपकी अजरक प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, तो अजरक प्रिंट पहले बाड़मेर था, तब कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बालोतरा की, ठीक है। मलिर प्रिंट कहाँ की प्रसिद्ध है, तो बालोतरा की। ओके, लेकिन कुछ बातें और देख लेते हैं इसकी। देखिएगा, मलिर प्रिंट अजरक प्रिंट होती है, उसके अंदर जो आपका वस्त्र होता है, कपड़ा होता है, उसके दोनों साइड के अंदर, इस साइड के अंदर भी और ये ऊपर वाला जो भाग है इसके बैक भाग में, इसका बैकग्राउंड है उसके अंदर भी, और इसका ध्यान रखना फ्रंट भाग है उसके अंदर भी, दोनों कपड़े के दोनों तरफ क्या की जाती है, छपाई की जाती है। और छपाई के अंदर मुख्य रूप से 2 रंगों का प्रयोग किया जाता है, एक तो लाल और दूसरा क्या है, नीला। ओके, एक खास बात और देखिएगा, अजरक प्रिंट की एक खास बात ये बताई जाती है कि इसके अंदर आपकी ज्यामितिक आकृतियों की प्रधानता होती है। ज्यामितिक आकृतियों का मतलब ये वाली आकृति हो गई, ज्यामितिक आकृतियों का मतलब ये वाली आकृति हो, जैसे रीजनिंग के अंदर जो आकृति होती है उन आकृतियों को क्या कहते हैं, ज्यामितिक आकृतियां कहते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, एक ध्यान रखना इसको तुर्की शैली, ठीक है, तुर्की शैली का मतलब इसके अंदर जो डिजाइन बनाई जाती है वो टेढ़ी मेढ़ी बनाई जाती है, फिर उसके अंदर जो पेंटिंग की जाती है, ठीक है ना, आपके लाल और नीले रंग से, वो कौन सी शैली में की जाती है, तुर्की शैली के अंदर। जिस प्रकार से आपकी तुर्की की जो टाइल्स आती है, उन टाइल्स के ऊपर जो आपकी पेंटिंग की जाती है, आपकी डिजाइन की जाती है, उसी प्रकार से अजरक प्रिंट के अंदर क्या किया जाता है, तो आपका कुछ उसके अंदर के वो प्रिंट किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला है मलिर मलिर प्रिंट, ठीक है। मलिर प्रिंट एकदम से बात करें तो अपन अजरक प्रिंट का उल्टा होता है। कैसे उल्टा होता है,
अजरक प्रिंट के अंदर कपड़े के दोनों तरफ आपकी रंगाई छपाई की जाती है, लेकिन मलिर प्रिंट के अंदर कपड़ा होता है उस कपड़े के केवल एक साइड के अंदर ही क्या होती है, छपाई की जाती है। और इसके अंदर दो रंगों की प्रधानता होती है, एक आपका कत्थई रंग होता है और दूसरा कौन सा होता है, तो आपका ब्लैक कलर होता है। ओके, तो ये कुछ एक महत्वपूर्ण बातें थी। नेक्स्ट देखिएगा अगला, नेक्स्ट दूसरी बात करते हैं, अगला देखिएगा। नेक्स्ट दूसरा देखेंगे, एक मंदिर की बात करते हैं, कुछ अपने टेम्पल्स हैं उन टेम्पल्स की बात करते हैं। तो एक आता है चार भुजा मंदिर। चार भुजा मंदिर ध्यान रखना, बिट्ठूजा एक गांव है और ये गांव कहाँ पड़ता है, तो ये बालोतरा के अंदर पड़ता है। और इसका जो निर्माण था वह पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा 12वीं शताब्दी के अंदर इस मंदिर का क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इसका निर्माण किसने करवाया, पालीवाल ब्राह्मणों ने करवाया था। और पालीवाल ब्राह्मण थे वह ध्यान रखना मारवाड़ क्षेत्र के बहुत ही प्रसिद्ध ब्राह्मण माने जाते हैं, जिन्होंने 12वीं शताब्दी के अंदर इसका निर्माण करवाया। ओके, तो केवल इतना याद रखना है कि चार भुजा मंदिर कहाँ पर है आपका, तो ये आपका बालोतरा, और निर्माण किसने करवाया, तो पालीवाल ब्राह्मणों ने करवाया। नेक्स्ट देखेंगे, एक है आपका जेठेंद्री वाले बालाजी मंदिर। जेठेंद्री वाले बालाजी है इनका मंदिर, केवल केवल इतना याद रखना कि कहाँ पड़ता है, तो ये समदड़ी के अंदर। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, ये वाला रणछोड़ जो मंदिर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और इसकी खास बातें देखिएगा, एक तो ये कहाँ पर है, खेड़, ठीक है। ये खेड़ आपका कहाँ पड़ता है, तो खेड़ आपका पड़ता है बालोतरा के अंदर। पहले खेड़ कहाँ पर था, तो पहले खेड़ आपका बाड़मेर के अंदर था, ठीक है ना, लेकिन अब खेड़ कहाँ पड़ता है, बालोतरा में। इसकी दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, खेड़ के अंदर एक तो भूरिया बाबा है, ठीक है, और एक आपके कौन से बाबा है, खेड़िया बाबा। और ये जो दोनों है, ये दोनों ध्यान रखना आपकी जो रेबारी जाति है, रायका जाति है, जो ऊंट पालक जाति है, उनके क्या माने जाते हैं, आराध्य देव माने जाते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखना ये दोनों इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये वाला है। ओके, अगला देखेंगे, पार्श्वनाथ मंदिर। पार्श्वनाथ मंदिर भी बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ये एग्जाम के अंदर बहुत दफा पूछ लिया गया, तो इसको याद रखना है, ठीक है। अब देखिएगा इसकी खास बातें। पार्श्वनाथ मंदिर कहाँ पर बना हुआ है, नाकोड़ा। ओके, पहली बात एग्जाम में आ चुका है, याद रखना है। यहाँ पे आपके जो तीर्थंकर हैं वह 23वें नंबर के तीर्थंकर है, और उनका नाम क्या है, पार्श्वनाथ जी। तो कहने का मतलब आपके नाकोड़ा के अंदर पार्श्वनाथ जी का जो मंदिर है वह 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ जी को क्या है, समर्पित बताया जाता है। इसके अलावा देखिएगा, यहाँ पे पार्श्वनाथ जी के अलावा भैरव जी का मंदिर भी है, ठीक है ना। और भैरव जी है और पार्श्वनाथ जी है, इनको ध्यान रखना, इनको दो अलग नामों से या उपनामों से पुकारा जाता है। एक तो इनको हाथ का हजूर कहते हैं, ठीक है, और एक इनको जागती जोत कहते हैं। ये दोनों ही फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एक नाकोड़ा के अंदर इनका मंदिर बना हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। और एक सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि नाकोड़ा, नाकोड़ा का प्राचीन नाम क्या है, मेवानगर, ठीक है, इसको मेवानगरी भी कहते हैं, मेवानगर। ये एक बार RS प्री के अंदर पूछा गया था, उसके बाद तो न जाने ये कितनी बार एग्जाम के अंदर पूछ दिया गया। तो ये कुछ मंदिर हैं जिसके अंदर आप लोगों को, एक तो रणछोड़ मंदिर और एक आपका पार्श्वनाथ मंदिर, ये दो बिल्कुल इनकी डिटेल सारी की सारी क्या करनी है, याद रखनी है। फिर भी आप लोगों को ये लगता है कि मैं कोई एक चीज इसमें से याद रखना चाहता हूँ, तो भैया देखिएगा, पार्श्वनाथ मंदिर की तो आपको सारी चीजें याद रखनी पड़ेगी। ये वाला एग्जाम में आ गया, ये वाला एग्जाम में आ गया, और ये वाला एग्जाम में आ गया, ठीक है। यहाँ पे अगर आप रणछोड़ के अंदर याद रखना चाहते हो तो आप केवल भूरिया बाबा से काम चला सकते हो। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, अगला दूसरा कंसेप्ट देखिएगा। अगला अपन पढ़ेंगे, ध्यान रखना, कौन से अपने एक लोक देवता है, और लोक देवता का नाम क्या है, मल्लीनाथ जी। ओके, मल्लीनाथ जी के बारे में मैं आपको वही बात बताने वाला हूँ जो बात अक्सर एग्जाम के अंदर बहुत बार रिपीट होती है। तो एक तो देखिएगा, 1374 ईस्वी के अंदर मल्लीनाथ जी थे, ये महेवा के क्या बन गए थे, शासक बन गए थे। क्यों, क्योंकि इनके पिता थे जिनका नाम क्या था, आपके राव सलखा। ओके, राव सलखा की जब डेथ हो जाती है, तो राव सलखा की डेथ के बाद में मल्लीनाथ अपने चाचा, और चाचा का नाम क्या था, तो चाचा का नाम था काहनड़ देव, ठीक है ना। काहनड़ देव के साथ, ये जालोर वाले काहनड़ देव नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। अपने चाचा काहनड़ देव के पास में कहाँ चले गए, महेवा चले गए। और आपके 1374 ईस्वी के अंदर काहनड़ देव की डेथ हो गई, तो कहते हैं कि आपके मल्लीनाथ जी महेवा के क्या बन गए थे, शासक बन गए। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, उसके बाद में आता है कि आपका 1378 ईस्वी के अंदर, ठीक है ना, 1378 ईस्वी के अंदर आपके मल्लीनाथ जी थे, उन्होंने दो व्यक्तियों को एक साथ पराजित किया,
जिसमें एक थे आपके फिरोज शाह तुगलक और एक था मालवा का सूबेदार जिसका नाम क्या था, मल्लीनाथ। इन दोनों की जो सेना थी, उन सेना ने कहते हैं कि अपने 13 टुकड़ों के अंदर या 13 भागों के अंदर अलग अलग दिशाओं से मल्लीनाथ जी के ऊपर अटैक किया, लेकिन मल्लीनाथ जी ने इन दोनों को क्या कर दिया था, पराजित कर दिया था। इसका ध्यान रखना, एक कहावत प्रचलित हुई थी, 13 तुंगा भाजिया, ठीक है ना, ऐसे ऐसे करके एक कहावत थी जो अभी से इसी समय से क्या हुई, प्रचलित हुई। तो दो बातें याद रखनी है, आपके फिरोज शाह तुगलक को पराजित किया और निजामुद्दीन को पराजित किया। अगला देखेंगे, अगला है कि 1389 ईस्वी के अंदर इनकी पत्नी थी मल्लीनाथ जी की, मल्लीनाथ जी की पत्नी का नाम था रूपा दे, ठीक है ना। तो रूपा दे की प्रेरणा से इन्होंने कहते हैं कि एक तो आपके कौन से जीवन को अपनाया था, कह सकते हैं कि आपके योगी, कौन सा योगी का जीवन था उसको इन्होंने अपनाया, और कहते हैं कि उगम सिंह भाटी थे, इन उगम सिंह भाटी को इन्होंने अपना क्या बनाया था, गुरु बनाया था, ठीक है। और इसी से इन्होंने किसकी शिक्षा प्राप्त की थी, या किसकी दीक्षा प्राप्त की थी, तो योग की जो दीक्षा थी वह दीक्षा क्या की थी, प्राप्त की थी। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, अगला आता है कि 1399 ईस्वी के अंदर इनकी डेथ हो गई, इनका निधन हो गया, और इनके द्वारा कुंडा पंथ की स्थापना की गई, ठीक है ना। मल्लीनाथ जी के द्वारा 1399 ईस्वी के अंदर मारवाड़ के जितने भी संत थे उनका एक ध्यान रखना, धर्म सम्मेलन आयोजित करवाया था। क्या करवाया था, धर्म सम्मेलन था, उस सम्मेलन का आयोजन करवाया, और फिर इसी दौरान इन्होंने कुंडा पंथ की क्या की, स्थापना की। अगला देखिएगा, इनका जो मेला लगता है वह मेला ध्यान रखना आपका चैत्र कृष्णा एकादशी से लेकर और चैत्र शुक्ला एकादशी तक लगता है, ठीक है। याद रखना टोटल कितने दिन तक लगता है, तो ये टोटल आपका 15 दिन तक लगता है, 50 डेज इसका आयोजन किया जाता है। इसकी खास बात देखिएगा, ये मेला चैत्र माह में लगता है, इस कारण इसको एक नाम से और पुकारते हैं, इसको चैत्री पशु मेला भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, चैत्री पशु मेले के नाम से भी पुकारा जाता है। तो ये याद रखना, चैत्री पशु मेला किसके मेले को कहते हैं, तो मल्लीनाथ जी के मेले को कहा जाता है। इन्होंने निर्गुण निराकार ईश्वर की भक्ति के ऊपर इन्होंने क्या दिया था, बल दिया था। तो देखिएगा, मैं फिर से आपको बता देता हूँ कौन कौन सी चीजें एग्जाम में आ गई। ये वाला एग्जाम में आ गया भैया, याद रखना बहुत अच्छे से, ये वाला एग्जाम में आ गया, ये भी याद रखना है, ठीक है। इनके गुरु का नाम पूछ लिया गया, हुकम सिंह भाटी एग्जाम में आ गए। इन्होंने कुंडा पंथ की स्थापना की थी, ये एग्जाम में आ गया। इनका मेला कहाँ लगता है, लूनी नदी के तट के ऊपर लगता है, ये पूछ लिया गया। और कब से कब तक लगता है, ये पूछ लिया गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बार बार पूछे जाते हैं, तो इन सबको आप लोग याद रखोगे। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, अगले तथ्य की अगर बात करते हैं तो अगला तथ्य देखिएगा, एक आपके मारवाड़ के एक बहुत ही प्रसिद्ध एक आपके कवि हुए थे, ठीक है ना, या फिर मैं कह सकता हूँ कि एक स्वतंत्रता प्रेमी या स्वतंत्रता से संबंधित एक कवि हुए, और उनका नाम क्या था, बांकीदास। ओके, बांकीदास को ध्यान रखना, मारवाड़ का क्या कहा जाता है, बिरबल कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, इनके जन्म की अगर बात करते हैं तो इनका जन्म था भांडियावास, जो बालोतरा के अंदर पड़ता है, यहाँ इनका जन्म होता है। मानसिंह जो आपके मारवाड़ के राजा थे, ठीक है ना, मारवाड़ के राजा मानसिंह के ये क्या बताए जाते हैं, काव्य गुरु बताए जाते हैं। ये एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर पूछ लिया गया, तो इसको आप लोग याद रखोगे। एक देखिएगा, इनकी प्रसिद्ध अगर रचनाओं की बात करते हैं तो इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में कवि बत्तीसी एग्जाम में पूछ ली गई, दातार बावनी एग्जाम में पूछ ली गई, और बहुत सारी इनकी रचनाएं। एक रचना इनकी गंगा लहरी भी है, कौन सी है, गंगा लहरी। गंगा लहरी भी इनकी इंपॉर्टेंट रचनाएं। तो ये तीन रचनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है, कवि बत्तीसी और दातार बावनी और एक क्या, गंगा लहरी। इसके अलावा देखिएगा, इनका एक प्रसिद्ध गीत भी है, आयो अंग्रेज मुल्क रे ऊपर, ठीक है। जब अंग्रेज जब अपने राजस्थान के ऊपर या भारत देश के ऊपर लगातार अपना प्रभुत्व स्थापित किए करते जा रहे थे, तब इन्होंने ध्यान रखना, यहाँ की जो प्रजा थी, ठीक है, या फिर यहाँ के जो राजा थे, उनके ऊपर एक तरह से फटकार लगाते हुए इन्होंने कहा था कि जो अंग्रेज है वो मुल्क के ऊपर लगातार चढ़ाई करता आ रहा है। ओके, तो इसके अंदर ये वाला और ये दो पुस्तकें और ये काव्य गुरु, ये तीन बातें एग्जाम के अंदर आई, तो तीनों बातें याद रखना है। नेक्स्ट देखेंगे, अगले तथ्य की अगर बात करते हैं तो अगला तथ्य देखिएगा, एक गांव पड़ता है, ठीक है, और उस गांव का नाम क्या, जसोल, ठीक है। ये जसोल आपका कहाँ पड़ता है, तो जसोल पहले आप लोग पढ़ते थे कि जसोल आपका बालोतरा में पड़ता है, ठीक है, बालोतरा, ठीक है। और बालोतरा पहले कौन से जिले में पड़ता था,
बाड़मेर के अंदर पड़ता था, लेकिन अब बाड़मेर का पुनर्गठन करके ध्यान रखना एक नया जिला गठित कर दिया गया जिसका नाम क्या है, बालोतरा। ठीक है, तो वर्तमान की अगर बात करें कि जसोल कहाँ पड़ता है, तो जसोल बाड़मेर के सॉरी आपका बालोतरा में पड़ता है। और ये क्यों प्रसिद्ध है, तो ये आपकी जटपटियों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, जटपटियां मतलब आपकी जो बकरी होती है, उस बकरी के जो बाल होते हैं, ठीक है ना, उस बकरी के बालों से ध्यान रखना आपकी दरी बनाई जाती है, पट्टी बनाई जाती है, उसको क्या कहते हैं, जटपट्टी उद्योग के नाम से पुकारते हैं। और खास करके आपके जसोल के अंदर ये जो कार्य करते हैं, ये कौन करते हैं, कुम्हार जाति के लोग करते हैं। और कुम्हारों में भी कौन कौन से गोत्र के, तो आपके मारू गोत्र के जो कुम्हार होते हैं उनके द्वारा ये कार्य किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे अगला। अगला कंसेप्ट देखिएगा आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है। और अगले कंसेप्ट की अगर बात करें तो अगला कंसेप्ट देखिएगा। ओके, देखिएगा संत पीपा। ओके, संत पीपा के अगर जन्म की बात करते हैं तो इनका जन्म 1425 ईस्वी के अंदर गागरोन के अंदर हुआ। ठीक है, गागरोन है ये आपका कहाँ पड़ता है, तो गागरोन झालावाड़ के अंदर पड़ता है। अब इनकी चार बातें बता रहा हूँ। ठीक है, आपकी संत पीपा है, इनकी छतरी है, वो छतरी आपकी कहाँ पर है, गागरोन किले के अंदर एग्जाम में पूछ लिया गया। उसके बाद में है संत पीपा की जो गुफा है, वह गुफा कहाँ पर है, टोडा ग्राम। टोडा ग्राम कहाँ पड़ता है, टोंक में एग्जाम में पूछ लिया गया। फिर देखिएगा इनका प्रसिद्ध जो मंदिर बना हुआ है वह कहाँ पर है, समदड़ी। ठीक है, समदड़ी कहाँ पड़ता है आजकल, बालोतरा के अंदर, ये एग्जाम में पूछ लिया गया। फिर देखिएगा संत पीपा किन के आराध्य देव माने जाते हैं, तो दर्जी लोगों के। ठीक है, ये चार कंसेप्ट मैंने आपको बताए, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 और नंबर 4। ठीक है, और नंबर 1 ये 5 इनका जन्म। ये पांचों की पांचों चीजें एग्जाम के अंदर कई दफा रिपीट हुई है। तो इन पांचों तथ्यों को, इन पांचों बातों को आप लोग बहुत ही अच्छे से याद रखना है। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगले तथ्य की अगर बात करते हैं तो अगला तथ्य क्या आता है, अगला तथ्य आता है कि आपका गैर नृत्य। ठीक है, वैसे गैर नृत्य आपका गैर नृत्य बहुत जगह किया जाता है, राजस्थान के अंदर, आपका मेवाड़ के अंदर भी किया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से देखिएगा आपका गैर नृत्य है वह कहाँ का प्रसिद्ध है, तो एक गांव पड़ता है कन्नाड़ा। ये कन्नाड़ा गांव कहाँ पड़ता है, तो ये आपका बालोतरा के अंदर पड़ता है। और यहाँ का सबसे प्रसिद्ध अगर बात करता है कि गैर नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है पूरे राजस्थान के अंदर, तो कन्नाड़ा गांव का प्रसिद्ध है। और कन्नाड़ा गांव कहाँ पड़ता है, बालोतरा के अंदर पड़ता है। नेक्स्ट देखिएगा, ये जो आपका गैर नृत्य किया जाता है ये कब किया जाता है, तो शीतला शीतला सप्तमी पर यहाँ क्या लगता है, मेला लगता है आपके कौन से गांव में, कन्नाड़ा गांव के अंदर। इस पर इस दौरान ये नृत्य किया जाता है। इस नृत्य को एक नाम से और पुकारते हैं, क्या कहते हैं, आंगी बांगी गैर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जैसे मान लेते हैं ये नर्तक है, ओके, ये क्या है, ये कोई आदमी है गैर नृत्य करने वाला। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये ध्यान रखना, अपने जो बाजू होते हैं ना ये वाले, ठीक है, इनके अंदर बहुत लंबी लंबी बाहों की एक क्या पहनता है, आंगी पहनता है। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, आंगी बांगी गैर नृत्य के नाम से पुकारा जाता है। ठीक है, ये नर्तक देखिएगा कितना सुंदर है। ओके, चलो देखो अगला, नेक्स्ट तथ्य देखिएगा। अगला कंसेप्ट आपकी स्क्रीन के ऊपर आ चुका है और कुछ बातें हैं जिसके अंदर आप लोग देखिएगा, ये वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत मौस्त है, ध्यान रखना। ठीक है ना, देखिएगा वर्मा जी का मंदिर है राजस्थान के अंदर। वर्मा जी के अगर मंदिरों की बात करते हैं तो एक मंदिर आपका कहाँ पर है, आसोत्रा। ठीक है, आसोत्रा कहाँ पड़ता है, तो आपका बालोतरा में पड़ता है। और इसका निर्माण था वह किसने करवाया था, सीताराम महाराज के द्वारा आपके 1984 ईस्वी के अंदर इसका निर्माण करवाया गया। इसके अलावा दो मंदिर और बता देता हूँ मैं आपको। एक मंदिर आपका कहाँ पर है, तो पुष्कर के अंदर है। और पुष्कर अपना कहाँ पड़ता है, तो पुष्कर दोस्तों अजमेर के अंदर पड़ता है। ठीक है, ये बर्माची का राजस्थान में नहीं पूरे विश्व के अंदर क्या माना जाता है, प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। इसके अलावा देखिएगा, ये दो हो गया, ये एक हो गया, ये दो हो गया। अब तीसरा देखिएगा, तीसरा कहाँ पर है, छींच के अंदर। ठीक है, और छींच आपका कहाँ पड़ता है, तो बांसवाड़ा के अंदर पड़ता है। ओके, तो ध्यान रखना आपके बर्मा जी के राजस्थान के अंदर कुल मिलाकर कितने मंदिर हैं, तो 3 मंदिर, एक आपका आसोत्रा के अंदर, एक आपका पुष्कर के अंदर और एक आपका छींच के अंदर। और तीनों के तीनों एग्जाम के अंदर आ चुके हैं, तो तीनों को अच्छे से याद रख लेना। अब देखिएगा भटियाणी माता। ठीक है, भटियाणी माता का जो मंदिर है वह कहाँ पर है, जसोल के अंदर। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन देख जरूर देना। ठीक है ना, लेकिन ध्यान रखना हिंगलाज माता, हिंगलाज माता का मंदिर कहाँ पर है, सिवाना के अंदर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखना हिंगलाज माता का मंदिर। ठीक है,
लेकिन फिर भी थोड़ा ध्यान जरूर रखना है। हाँ, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपका, कौन सा, जो थार महोत्सव है, ये कहाँ का, पहले एग्जाम में आता था कि थार महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आप लोग उत्तर देते थे कि कहाँ का प्रसिद्ध है, बाड़मेर का। लेकिन अब प्यारे दोस्तों उत्तर देना है कि थार महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है, तो आपके बालोतरा का क्या माना जाता है, प्रसिद्ध माना जाता है। ठीक है, और ये देखिएगा कहाँ आयोजित किया जाता है, इसका आयोजन किया जाता है किराड़ू के अंदर किया जाता है। ठीक है ना, तो ये एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों चीजों को आप लोग याद रखोगे। नेक्स्ट देखिएगा, अगला कंसेप्ट देखेंगे। अगला कंसेप्ट है नागनेची माता। ठीक है, नागनेची माता को एक नाम से और पुकारते हैं, चक्रेश्वरी माता भी कहते हैं। नागनेची माता के मंदिर आपको बहुत जगह मिलेंगे। ठीक है, नागनेची माता का मंदिर आपका एक जोधपुर का जो मेहरानगढ़ किला उसके अंदर भी मिलेगा, आपका एक बीकानेर के अंदर भी मिलेगा। ठीक है, और बहुत जगह है आपके नागनेची माता के मंदिर, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मुख्य मंदिर है वह नागाना गांव के अंदर है। और नागाना गांव आपका कहाँ पड़ता है, तो नागाना नागाना गांव आपका बालोतरा के अंदर पड़ता है। ओके, अब देखिएगा इसकी खास बातें नागनेची माता की। एक तो ये कहा जाता है कि आपका मारवाड़ के एक शासक थे। ठीक है, और मारवाड़ के शासक का नाम क्या था, आस्थान। ठीक है, आस्थान के एक उत्तराधिकारी थे, और आस्थान के उत्तराधिकारी का नाम क्या था, धूड़। मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूं, ये धूड़ है। ठीक है, राव धूड़ थे। उन राव धूड़ के समय ध्यान रखना कन्नौज का। ठीक है, कन्नौज उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है आपका। ठीक है, इस कन्नौज का एक ब्राह्मण था जिसका नाम था लोहड़ा लूम्ब ऋषि। ये इसका पूरा नाम था, लोहड़ा लूम्बे ऋषि। तो ये आपके राव धूड़ के समय लोहड़ा लूम्ब ऋषि था। ये कन्नौज से चक्रेश्वरी माता की जो प्रतिमा थी वह प्रतिमा कहाँ लेके आया, आपके मारवाड़ में लेके आया, और फिर आपके राव धूड़ के द्वारा इसे कौन से गांव में स्थापित करवाया गया था, नागाना गांव के अंदर। ठीक है ना, इसका नहीं, ये क्या कहलाती है, नागनेची माता कहलाती है। ठीक है ना, और पहले इसका मूल नाम क्या था, चक्रेश्वरी माता। यानी चक्रेश्वरी माता की प्रतिमा को राव धूड़ ने कहाँ लगवाया, नागाना गांव में। इसका नाम क्या कहलाती है, नागनेची माता। लेकिन ये एक फैक्ट और भी है, नागनेची माता के पीछे एक फैक्ट और भी है कि राव धूड़ के द्वारा आपकी चक्रेश्वरी माता थी, उसने नागिन के रूप में दर्शन दिए, एक सर्पणी के रूप में दर्शन दिए, नागिन के रूप में दर्शन दिए। इस कारण चक्रेश्वरी माता उसको क्या कहा जाने लगा था, तो आपकी नागनेशी माता कहा जाने लगा था। ठीक है ना, एक तो ये वाला फैक्ट, एक ये वाला फैक्ट, मैंने दोनों आपको बता दिए। बीकानेर के अंदर मंदिर बना हुआ है, मैं पहले बता चुका हूँ, और उसका निर्माण किसने करवाया था, राव बीकानेर। ठीक है, उसके बाद में जोधपुर की जो ख्यात है ना, जोधपुर राज्य की जो ख्यात है, उस ख्यातों के अनुसार, ठीक है ना, और ये प्रतिमा थी नागनेची माता की प्रतिमा, राव धूड़ थे वह कहाँ से लेकर आए थे, कर्नाटक से लेके आए। देखिएगा दो बातें हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। ठीक है ना, एक तो ये वाला है और एक ये वाला, दोनों अलग अलग बातें हैं, और दोनों घटनाएं किसके काल की है, तो राव धूड़ के काल की है। ठीक है, जोधपुर की ख्यातों के अंदर लिखा हुआ है कि राव धूड़ इसको कहाँ से लेके आए, कर्नाटक से। ठीक है, लेकिन अन्य स्रोतों की बात करते हैं तो अन्य स्रोतों में लिखा हुआ है कि राव धूड़ के समय कन्नौज का आपका लोहड़ा लूम्ब ऋषि था। ठीक है, वो इसे कहाँ लेकर आया था, आपका मारवाड़ लेके आया। तो देखिए जोधपुर ख्यात के अनुसार पूछता है तो कर्नाटक बताना है, बाकी क्या बताना है, आपका कन्नौज बताना है। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, एक मंदिर मेहरानगढ़ के अंदर भी है, राव जोधा ने बनवाया था, ये मैं बता चुका हूँ। एक देखिएगा इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, थोड़ा पीछे हो गया, ये देखिएगा, ये चल रहा था अपना। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं, ये देखिएगा, इससे नागनेशी माता को एक नाम से और पुकारते हैं, क्या कहते हैं, पंखिणी भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, पंखिणी माता किसको कहते हैं, तो नागनेशी माता को क्या कहते हैं, पंखिणी कहा जाता है। और ऐसा भी कहते हैं कि इनका जो मंदिर है, मंदिर के अंदर जो प्रतिमा है, वो प्रतिमा आपके नीम की जो लकड़ी होती है, नीम होता है, उस नीम की लकड़ी की प्रतिमा बनी है। इसका ध्यान रखना, ये राठौड़ों की कुलदेवी है, ध्यान रखना, और नीम की लकड़ी की प्रतिमा बनी हुई है। इसका राठौड़ वंश के लोग है ना, वो नीम की लकड़ी को ना तो काटते हैं ना जलाते हैं, ऐसा पढ़ने में आता है। तो ये ध्यान रखना, आपका क्या था, ये नागनेची माता हुई। ठीक है, तो ये मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, आपके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक दृष्टि से आपके बाड़मेर जिले का डिवाइडेशन करके जो बालोतरा गठित किया गया,
उसके अंदर कुछ बदलाव थे जो मैंने आपको बताए हैं। इसके साथ साथ में आपको मैं ये भी बता देता हूँ, देखिएगा आपका एक प्रकार से ऐतिहासिक परिवर्तन हुआ। ऐतिहासिक परिवर्तन के साथ साथ में ध्यान रखना आपका सांस्कृतिक परिवर्तन भी हुआ इसके अंदर, ठीक है। और इसके साथ साथ में एक बड़ी बात है कि जो आपका ज्योग्राफी है, जो भूगोल है, ज्योग्राफी है, उसके अंदर भी बहुत सारे फैक्ट हैं, उनमें परिवर्तन आ चुका है। तो मैंने आपको ऐतिहासिक पढ़ा दिए, आपको सांस्कृतिक पढ़ा दिए, ठीक है। अब बाकी क्या रह गया, आपका ज्योग्राफी रह गया। तो ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या परिवर्तन हुआ है वो मैं आपको पढ़ाता हूँ नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है। और कोई नया विद्यार्थी अगर हमारे चैनल को देख रहा है ईश्वर कल्चर वाला को, तो सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक यू।